हेलो सिविलियंस, तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो हमारा ये सब्जेक्ट चल रहा था स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, सो जहाँ पे पिछले वीडियो में हमने देखा था पहला चैप्टर जो था उसका प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या बोला कि इन सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर सब्जेक्टेड टू वेरियस स्ट्रेसेस लाइक इट कैन बी ड्यू टू अप्लाइड लोड और टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, कोई भी आप स्ट्रक्चर उठा लेंगे सिविल इंजीनियरिंग का, मतलब उसको देखेंगे तो उसमें क्या होगा, अलग अलग तरह का स्ट्रेस लगेगा। या तो कोई बाहर से फोर्स लग रहा है, स्ट्रेस लग रहा है, लोड लग रहा है, उस कारण से उसमें स्ट्रेस आएगा। या टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण भी बहुत सारा स्ट्रेस आता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस एंड थ्योरेटिकल एनालिसिस बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन डिजाइनिंग स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए क्या जरूरी है, एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस भी जरूरी है, एक्सपेरिमेंटली एनालाइज भी करना जरूरी है, और वही थ्योरेटिकली एनालाइज भी करना जरूरी है किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने से पहले। वेरियस सेफ्टी मार्जिन आर ऑल्सो टेकन ड्यूरिंग द डिजाइन। और डिजाइन के टाइम में क्या क्या होता है, बहुत तरह का सेफ्टी मार्जिन भी लेते हैं ताकि हमारा जो बने स्ट्रक्चर वो क्या हो, डिजाइन जो उसका बने वो सेफ हो। ठीक है, so in this chapter we will analyze a structure and determine the stresses, strains एंड डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय देम। तो इस चैप्टर में हम क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर को बेसिकली एनालाइज करेंगे और डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस क्या डेवलप हो रहा है, स्ट्रेन क्या डेवलप हो रहा है, और डिफ्लेक्शन। तो स्ट्रेस क्या होता है, तो पहले चैप्टर में देख चुके हैं ऑलरेडी। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज डिफाइंड एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस को हम डिफाइन कर सकते हैं एज इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन। ठीक है, सपोज दैट किसी भी बॉडी पे आपने लोड लगाया, यहाँ पे लोड लग रहा है तो डिफॉर्मेशन होना चाहेगा उसमें। अब इस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट, इस डिफॉर्मेशन को रेसिस्ट करने के लिए हमारे उस बॉडी में के अंदर क्या होगा, एक इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप होगा, उसी को कह देंगे स्ट्रेस। और इसका यूनिट क्या होगा, तो मेगा पास्कल और न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। फिर स्ट्रेस को बांटा गया है दो कैटेगरी में, एक नॉर्मल स्ट्रेस, एक शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस विच एक्ट्स नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन। वह स्ट्रेस जो किसी भी क्रॉस सेक्शन पे नॉर्मली एक्ट करेगा सेक्शन पे, उसे कह देंगे नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। नॉर्मल स्ट्रेस को क्या किया गया है, फर्दर तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक्सियल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। एक्सियल स्ट्रेस, बियरिंग स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक, अब एक्सियल स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड when an axial load is applied at the cross section is known as axial stress। तो वह स्ट्रेस जो कब, जब हम एक्सियल लोड लगाएंगे किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, तब जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा उसे कह देंगे एक्सियल स्ट्रेस। इट इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट स्ट्रेस। इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस बोलेंगे। ये आपका एक्सियल लोड लग रहा है, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस हो गया। बियरिंग स्ट्रेस किसको बोलेंगे, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर इज नोन एज बियरिंग स्ट्रेस। वह स्ट्रेस को बोलेंगे बियर स्ट्रेस व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर। जब एक बॉडी दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, व्हेन द स्ट्रेस बॉडी प्रोड्यूस्ड व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर, दूसरे द्वारा दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे हम बियरिंग स्ट्रेस। इट इज ऑलवेज कंप्रेसिव इन नेचर। ये क्या होता है, हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो बियरिंग स्ट्रेस क्या होगा, हमेशा कंप्रेसिव इन नेचर होगा। ये एक प्लेटफॉर्म है, मान लीजिए ऊपर से कोई ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस पे लगेगा इसको बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेस, और ये हमेशा क्या होगा, कंप्रेसिव इन नेचर होगा। बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड बाय बेंडिंग मोमेंट इज नोन एज बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग मोमेंट जो स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा उसको कह देंगे क्या, बेंडिंग स्ट्रेस बोल देंगे। क्लियर? द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेस इज लीनियर। अगर बात करें बेंडिंग स्ट्रेस के वेरिएशन को देखें, इज लीनियर होगा फ्रॉम जीरो एट द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होगा, आपको जीरो देखने को मिलेगा, टू द मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम फाइबर। और एक्सट्रीम फाइबर में क्या देखने को मिलेगा, आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा। टेंसाइल स्ट्रेस क्या होगा, पॉजिटिव हम लेंगे इसको साइन कन्वेंशन के अनुसार, और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम लेंगे नेगेटिव। ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ, ये आपका बीम हो गया, ये क्रॉस सेक्शन हो गया। क्रॉस सेक्शन के क्रॉस अगर हम डायग्राम करें तो लीनियर वेरिएशन होगा, सेंटर पे जीरो बेंडिंग स्ट्रेस, और बढ़ते बढ़ते जो टॉप, अब जो एक्सट्रीम पॉइंट होगा वहां पे मैक्सिमम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। शियर स्ट्रेस क्या होता है,
द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल अगेंस्ट शेयरिंग फोर्स इज नोन एज शियर स्ट्रेस। तो रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल, कोई भी मटेरियल जो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा अगेंस्ट शेयरिंग फोर्स के अगेंस्ट उसे कह देंगे शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस एक्ट पैरेलल और टेंजेंशियल टू सरफेस। तो शियर स्ट्रेस क्या होगा? एक्ट पैरेलल और टेंजेंशियल टू सरफेस। सरफेस के पैरेलल होगा, जो सरफेस होगा उसके पैरेलल होगा। नॉर्मल वाला उसके परपेंडिकुलर था सरफेस के, लेकिन यहाँ पे पैरेलल टू द ये होगा आपका, ठीक है। शियर स्ट्रेस कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। तो शियर स्ट्रेस को भी दो भाग में बांट सकते हैं। एक हो जाएगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, एक होगा इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। क्या होता है डायरेक्ट शियर स्ट्रेस? द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड टू डायरेक्ट शियर फोर्स। डायरेक्टली अगर हम शियर फोर्स लगाएंगे यहाँ पे, जैसे कि हम इसको ट्रांसवर्स डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा? क्रॉस सेक्शन हमने कट किया तो डायरेक्ट शियर फोर्स लग रहा है। मतलब शियर फोर्स क्या होता है? सरफेस के पैरेलल। तो सरफेस के पैरेलल डायरेक्ट अगर फोर्स लग जाए तो उसे कह देंगे शियर फोर्स, ठीक है। ठीक है, तो डायरेक्ट अगर शियर फोर्स लग रहा है उस कारण से अगर शियर स्ट्रेस डेवलप होगा तो उसे कह देंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या डायरेक्ट आपको शियर फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इसके कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कहेंगे डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस क्या होता है? द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड व्हेन टॉर्सनल मोमेंट, जब टॉर्सनल मोमेंट और टॉर्क एक्ट ऑन द मेंबर पे कोई टॉर्सनल मोमेंट या टॉर्क एक्ट होगा तो उसे कह देंगे इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका टॉर्क हो गया, ठीक है, और इसका कारण जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा उसे कहेंगे द इनडायरेक्ट शियर स्ट्रेस। तो साइन कन्वेंशन फॉर शियर स्ट्रेस क्या होगा? पॉजिटिव शियर स्ट्रेस का ये होगा, ठीक है, मतलब आप सेक्शन लेंगे, अगर आप सेक्शन लेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सेक्शन के नीचे में पॉजिटिव होगा, राइट साइड में आपका ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ऊपर ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस होता है, तो ये आपका पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे उसका रिवर्स कर देंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। एक एग्जांपल दे रहा है, यहाँ पे देखते हैं। A pad है कंसिस्ट ऑफ मटेरियल हैविंग थिकनेस ऑफ 10 मिलीमीटर। कितना थिकनेस है? 10 मिलीमीटर। कवर्ड बाय ए थिन प्लेट हैविंग डायमेंशन ऑफ, एक थिन प्लेट से कवर है, उसे हैविंग डायमेंशन ऑफ 50 मिलीमीटर इंटू 70 मिलीमीटर। तो 50 मिलीमीटर और 70 मिलीमीटर का क्या है, उस पर कवर है, और पैड का डायमेंशन क्या, थिकनेस क्या है, 10 मिलीमीटर है। इट इज सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स। तो इस पर कितना एक हॉरिजॉन्टल शियर फोर्स लगा 15 किलो न्यूटन का। तो एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है, तो कुछ है नहीं इसमें, सिंपल एवरेज शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर फोर्स अपॉन जो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो शियर फोर्स दिया हुआ है 15 किलो न्यूटन, रेसिस्टिंग एरिया दिया हुआ है 50 इंटू 70 मिलीमीटर। तो एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होगा? टाउ एवरेज इज इक्वल टू वी अपॉन ए। जो शियर स्ट्रेस हो गया अपॉन क्या, एरिया। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, तो आ जाएगा क्वेश्चन सिंपल, हम इसको डिवाइड कर देंगे फोर्स से शेयर एरिया में, तो आ जाएगा शियर स्ट्रेस। यहाँ पे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है? व्हेन एन एक्सियल लोड, जब कोई एक्सियल लोड इज अप्लाइड टू बार पे हम क्या अप्लाई करेंगे? एक एक्सियल लोड अप्लाई करेंगे। इट विल अंडरगो चेंज इन इट्स लेंथ, तो उसके क्या होगा? लेंथ चेंज होगा। इट विल बिकम लॉन्गर व्हेन इट इज टेंशन, जब ये टेंशन में होगा तो लंबा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। जब कंप्रेस करेंगे उस बार को तो क्या हो जाएगा? उसका साइज छोटा हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। एंड दिस इलोंगेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द बार, तो यह जो इलोंगेशन हुआ टेंसाइल फोर्स लगाने पे, या कंप्रेशन हुआ कंप्रेसिव, या शॉर्टनिंग हुआ कंप्रेसिव फोर्स लगाने पे, तो इसे कह देंगे स्ट्रेन। इसको डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एल। डेल्टा क्या हो गया? चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में चेंज आया, और एल हो गया ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। स्ट्रेन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है एक्सियल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो एक्सियल स्ट्रेन क्या होता है? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज नोन एज एक्सियल स्ट्रेस। तो जिधर हम फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे कह देंगे एक्सियल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द लीनियर डायमेंशन टू द ओरिजिनल लीनियर डायमेंशन ऑफ द मेंबर। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन द लीनियर डायमेंशन। ये क्या है? रेशियो है चेंज इन द लीनियर डायमेंशन। तो जो लीनियर डायमेंशन मान लीजिए ये चेंज हो गया डेल्टा एल टू द ओरिजिनल लीनियर डायमेंशन मेंबर, उसे कह देंगे हम आपको एक्सियल स्ट्रेन। तो क्या होता है एक्सियल स्ट्रेन? एक्सियल स्ट्रेन एप्सिलॉन इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल लीनियर डायमेंशन। तो एक लीनियर डायमेंशन में चेंज अपॉन
ओरिजिनल लीनियर डायमेंशन तो डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन क्या होता है? द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, जिधर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन डेवलप होगा उसे कह देंगे लैटरल स्ट्रेन। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लैटरल डायमेंशन, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन ऑफ द मेंबर। तो ये क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लैटरल डायमेंशन। तो लैटरल डायमेंशन यहाँ पे क्या हो गया? फोर्स आपको इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक्सियल डायरेक्शन में, तो ये जो आपका विड्थ इसका चेंज हुआ, तो चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, ठीक है। तो डेल्टा बी अपॉन बी, इसे कह देंगे हम लैटरल स्ट्रेन। यही बोला है लैटरल स्ट्रेन क्या हो गया? चेंज इन लैटरल डायमेंशन बाय ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन, डेल्टा बी अपॉन बी। शियर स्ट्रेन क्या होता है? शियर स्ट्रेन क्या होता है? द एंगुलर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस ड्यू टू शियरिंग फोर्स। शियरिंग फोर्स जब लगेगा तो क्या होगा? उसमें एक्सल एक एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, एंगुलर डिफॉर्मेशन होगा, और उस एंगुलर डिफॉर्मेशन को ही जो डिफॉर्मेशन होगा शियरिंग फोर्स के कारण, तो उस एंगुलर डिफॉर्मेशन को बोलेंगे क्या? शियरिंग स्ट्रेन बोलेंगे हम, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेन क्या हो जाएगा? फाई इक्वल टू डेल्टा ओपन एच, डेल्टा ओपन एच। स्ट्रेन क्या है? एक फंडामेंटल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल। तो किसी मटेरियल का फंडामेंटल बिहेवियर होता है स्ट्रेन। बट स्ट्रेस इज डिराइव्ड कंसेप्ट, लेकिन स्ट्रेस क्या है? डिराइव्ड कंसेप्ट है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है स्ट्रेस। ध्यान में रखिएगा, स्ट्रेन फंडामेंटल है, स्ट्रेस डिराइव्ड है कंसेप्ट, बिकॉज स्ट्रेन कैन बी मेजर, क्योंकि स्ट्रेन को आप मेजर कर सकते हैं बाय द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट लगाकर, एंड इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, इसलिए फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। हाउ एवर स्ट्रेस कैन बी ओनली बी डिराइव्ड, आप उसको सिर्फ डिराइव कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी मेजर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता है, सिर्फ आप उसको डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन क्या होता है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रेस, टेंसर इज अ फिजिकल क्वांटिटी। टेंसर क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन प्रोड्यूस टेंशन और कंप्रेशन, जो टेंशन और आपको कंप्रेशन दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। लाइक इफेक्ट्स, ठीक है, कंप्रेशन लाइक इफेक्ट्स, जैसे कि फोर्स क्या है? स्ट्रेस, स्ट्रेन, ये सब क्या है? टेंसर है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर सेकेंड ऑर्डर टेंशन क्वांटिटी, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन होता है ये सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज होता है। सेकेंड ऑर्डर टेंसर क्वांटिटीज आर दोज विच आर आइडेंटिफाइड बाय द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड प्लेन ऑफ एप्लीकेशन। तो सेकेंड ऑर्डर टेंसर की जब भी बात आएगी इसमें तीन डायमेंशन होगा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा उसका, तीन कैरेक्टरिस्टिक कह लीजिए, एक डायरेक्शन होगा एंड एक प्लेन ऑफ एप्लीकेशन होगा उसका। स्ट्रेस एट एनी पॉइंट अंडर जनरल लोडिंग कंडीशन इज शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि कैसे कोई भी पॉइंट है एक जनरल लोडिंग कंडीशन में कैसे ये एक्ट करेगा। ये आपका एक स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ मान लीजिए एक्स डायरेक्शन है तो एक सिग्मा एक्स एक्स हो गया, नॉर्मल डायरेक्शन इन द एक्स डायरेक्शन, और इसी प्लेन पे दो शियर स्ट्रेस लगेगा, एक्स प्लेन पे एक वाई डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे, और एक एक्स प्लेन में मतलब जेड डायरेक्शन में। उसी तरीके से सिग्मा वाई वाई जो वाई के डायरेक्शन में होगा, टाउ वाई एक्स मतलब वाई एक्स है मतलब वाई प्लेन पे, वाई आपके वाई प्लेन पे एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। टाउ जेड वाई, इसी तरह सिग्मा जेड जेड और टाउ जेड एक्स इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई एंड सिग्मा जेड जेड रिप्रेजेंट्स नॉर्मल स्ट्रेस। ये सब क्या रिप्रेजेंट करेगा? नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेगा। नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स इन विच फर्स्ट लेटर रिप्रेजेंट्स प्लेन, जो पहला लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा प्लेन को, और जो दूसरा लेटर है वो रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेस के डायरेक्शन को। तो पहला हो गया सिग्मा एक्स वाई प्लेन, और दूसरा वाला आपको डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। जैसे कि टाउ एक्स वाई रिप्रेजेंट शियर स्ट्रेस इन विच एक्स रिप्रेजेंटेशन, जो एक्स रिप्रेजेंट करेगा वो प्लेन को करेगा कि एक्स प्लेन में, और वाई रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। अगर हम 3D मैट्रिक्स बनाएं तो स्ट्रेस क्या आएगा? सिग्मा एक्स एक्स, ये आपका जाएगा सिग्मा एक्स एक्स, तो टाउ एक्स वाई मतलब एक्स प्लेन वाई डायरेक्शन, टाउ एक्स प्लेन जेड डायरेक्शन। उसी तरीके से टाउ वाई प्लेन एक्स डायरेक्शन, सिग्मा वाई वाई नॉर्मल इन वाई डायरेक्शन, ठीक है, और फिर टाउ वाई प्लेन जेड डायरेक्शन। उसी तरीके से टाउ जेड प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, टाउ जेड प्लेन में वाई डायरेक्शन में, और सिग्मा जेड जेड। तो ये आपका हो गया 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है। कंसिडर केस ऑफ प्योर
क्या क्या है? हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। हुक्स लॉ क्या वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर? अगर मटेरियल क्या है आइसोट्रोपिक है तो उस केस में जो इंडिपेंडेंट इलास्टिक कांस्टेंट होगा वो 2 के बराबर होगा, ऑर्थोट्रोपिक में 9 के बराबर होगा, एनाइसोट्रोपिक में 21 के बराबर होगा। ठीक है, ई इजकल टू क्या होगा 3 के इंटू 1 माइनस 2 म्यू, ई इजकल टू 2g 1 प्लस म्यू। तो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करिएगा। चलिए अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में रिलेशनशिप निकाला गया है यहाँ पे। तो कंसीडर अ डायरेक्ट स्ट्रेस, एक डायरेक्ट स्ट्रेस कंसीडर करते हैं, सिग्मा एक्स एक्टिंग एट द सेंट्रोइड ऑफ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक प्रिज्मेटिक ब्लॉक लिया गया है जिसपे एक लगाया गया है सिग्मा एक्स, डायरेक्ट सिग्मा एक्स लगाया गया है। द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर निकाले इन एक्स डायरेक्शन, ये क्या आएगा, सिग्मा एक्स एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल, और ये बराबर होगा आपका सिग्मा एक्स अपॉन ई के। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन अगर हम निकाले इन वाई डायरेक्शन में तो म्यू, हम सभी को पता है म्यू क्या होता है, लैटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, तो समेशन ऑफ एल क्या होगा, लैटरल स्ट्रेन माइनस म्यू इंटू एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन मतलब लीनियर, ये माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई आ जाएगा, यहीं पे दिया भी हुआ। उसी तरीके से अगर निकाले जेड डायरेक्शन में लैटरल स्ट्रेन तो एप्सिलॉन जेड इज इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई।
तो 3D सिस्टम में क्या आ गया, कंसिडर प्रिज्मेटिक ब्लॉक सब्जेक्टेड टू एक्सियल स्ट्रेस, तो एक्सियल स्ट्रेस लग रहा है along the 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सेस। तो ये आपका दिया हुआ है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड, तीनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में पूछ लिया तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपन ई। तो यह आपका आ जाएगा लीनियर स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में ऐसा इसलिए आया क्योंकि एक तो जो एक्स में लग रहा है स्ट्रेस उसके कारण आएगा, और एक जो दूसरे डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है वाई और जेड में उसके कारण एक लैटरल स्ट्रेन डेवलप होगा एक्स डायरेक्शन में, तो वो भी समेशन ऐड हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम निकालेंगे लैटरल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सिग्मा वाई अपन ई, ये आपका आ गया वाई डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है उसके कारण, फिर आ गया म्यू माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपन ई, ये आ गया जो एक्स डायरेक्शन में लीनियर स्ट्रेस लग रहा है वो एक लैटरल स्ट्रेन डेवलप करेगा वाई डायरेक्शन में, इस कारण से ये आ गया। सिमिलरली जेड डायरेक्शन में जो लीनियर स्ट्रेस लग रहा है वो डेवलप करेगा एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में एक लीनियर लैटरल स्ट्रेन, तो वो हम जोड़ना पड़ेगा। सिमिलरली लीनियर स्ट्रेस इन जेड डायरेक्शन ये हो जाएगा आपका। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, कंसिडर प्रिज्मेटिक बार हैविंग लेंथ एल, उसका लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, डेप्थ डी है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। तो इनिशियल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इन डेप्थ, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मेंबर, अगर आप मेंबर के वॉल्यूम को हम देखें, ठीक, तो आपका चेंज इन वॉल्यूम क्या आएगा मेंबर में, डेल्टा वी इजकल टू डेल्टा एल इंटू बी इंटू डी प्लस एल इंटू डेल्टा बी इंटू डी, सभी का जो चेंज आया डायमेंशन में, तो उसको हम फिर से उसको कंसिडर करके एक नया चेंज निकालेंगे वॉल्यूम में। तो डेल्टा वी एप्सिलॉन वी इजकल टू क्या होगा, डेल्टा वी अपन वी। क्लियर, तो उसी को हम अगर हम लिखेंगे उसको ब्रेक करके, तो डेल्टा वी इजकल टू डेल्टा एल अपन एल प्लस डेल्टा वी अपन बी प्लस डेल्टा डी अपन डी। ठीक है, तो डेल्टा एल अपन एल क्या हो गया, एप्सिलॉन एक्स एंड दैट विल गिव यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा ई सिग्मा म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। उसी तरीके से एप्सिलॉन ई हम बी बाई बी लिख सकते हैं एप्सिलॉन वाई, ठीक है, और फिर एप्सिलॉन जेड लिख सकते हैं। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 एप्सिलॉन वी मतलब वॉल्यूमेट्रिक इसमें क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन एक्स वाई और जेड। ठीक है, अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ वैल्यू हम पुट कर देंगे, एप्सिलॉन एक्स का हो गया, एप्सिलॉन वाई एप्सिलॉन जेड का इक्वेशन में, तो एप्सिलॉन वी क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स अपन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपन ई। ठीक है, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपन ई प्लस सिग्मा वाई अपन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपन ई, और उसने पुट करके तो ये आपका इक्वेशन आ जाएगा फाइनली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो एप्सिलॉन वी इजकल टू क्या हो गया, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 माइनस 2u, ये आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इफ ट्राई एक्सियल लोडिंग इज प्रेजेंट, अगर ट्राई एक्सियल लोडिंग प्रेजेंट है विद इक्वल अलाइक स्ट्रेसेस, मतलब सिग्मा एक्स इजकल टू सिग्मा वाई इजकल टू सिग्मा जेड इजकल टू 0 हो जाए। ट्राई एक्सियल लोडिंग तो है लेकिन इक्वल और अलाइक स्ट्रेस है, इक्वल है और एक तरह का है, टेंसाइल है। ठीक है, मतलब एक तरह का टेंसाइल हो सकता है, कंप्रेसिव हो सकता है, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का है। यहाँ पे सिग्मा पुट कर देंगे तो 3 सिग्मा अपन ई 1 माइनस 2 म्यू, और इसी को लिख सकते हैं सिग्मा अपन के। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज आल्सो नोन एज अ डायलेशन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या बोलते हैं, डायलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी की प्रैक्टिस के लिए, तो अच्छे खासा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आप सब अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। ठीक है, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। चलिए देखते हैं क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार, इफ वेरियस लोडिंग इज अप्लाइड टू द मेंबर, अगर मेंबर पे बहुत सारा लोडिंग अप्लाई हम करते हैं, देन द रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन विल बी इक्वल टू, जो आपका डिफॉर्मेशन आएगा, रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन आएगा
ये इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मेंबर। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरविजन के अनुसार जब वेरियस लोडिंग और अलग अलग लोडिंग अप्लाई करते हैं टू द मेंबर, देन द रिजल्टेंट डिफॉर्मेशन जो होगा विल बी इक्वल टू, किसके बराबर होगा, अलजेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन, अलजेब्रिक सम ऑफ द डिफॉर्मेशन कॉज्ड बाय द इंडिविजुअल फोर्सेस। इंडिविजुअल फोर्स जो डिफॉर्मेशन करेगा वो सबको जोड़ देंगे तो वो बराबर हो जाएगा, हम पूरे फोर्स का एक साथ डिफॉर्मेशन निकाल लें। ठीक है, अब दिस प्रिंसिपल इज वैलिड विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है ये वैलिड होगा आपका प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर ही। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अलग अलग डायमेंशन का आपका मान लीजिए ब्लॉक जुड़ा हुआ है, फोर्स लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार द रिजल्टेंट डिफ्लेक्शन क्या होगा, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा, तो तीनों का अलग अलग निकालेंगे 1 2 और 3 का, और फिर तीनों को हम जोड़ देंगे तो दोनों क्या सब बराबर हो जाएगा। अब देखते हैं एक्सियल इलांगेशन ऑफ बार क्या होता है। बार पर जब फोर्स लगाएंगे तो एक्सियली उसका क्या इलांगेशन आएगा, तो कंसीडर एन आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन बार, एक आर्बिट्ररी क्रॉस सेक्शन बार मेड अप ऑफ इलास्टिक मटेरियल हैविंग लेंथ एल, जिसका लेंथ क्या है, एल है, लेंथ क्या है, एल है, dx। ठीक है, axial deflection of the bar is given by us, axial deflection of the bar is given as, axial deflection का क्या फॉर्मूला होता है आपका, डेल्टा इजकल टू आप पी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई एक्स, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से, तो वही आ जाएगा। ठीक है, पी एक्स क्या है यहाँ पे, एक्सियल फोर्स ऑन एलिमेंट डी एक्स, जो एक्सियल फोर्स लग रहा है उस एलिमेंट डी एक्स पे वो पी एक्स हो गया, डी एक्स हो गया लेंथ ऑफ एलिमेंट, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द एलिमेंट हो गया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ एलिमेंट डी एक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, हमने देख रखा है कि ई क्या होता है, सिग्मा इंटू स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, तो डेल्टा एल अपॉन एल होता है। ठीक है, तो एल को चूंकि एक एलिमेंटल पार्ट लेंगे तो एल को हम ले लेंगे यहाँ पर डी एक्स, और सिग्मा क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, प्रेशन अपॉन एरिया, और डी एक्स अपॉन डेल एल, और ये ई के बराबर होगा। तो हमें निकालना है क्या, डेल्टा एल निकालना है, तो उसका छोटा कर लेंगे तो डी एल इजकल टू क्या हो गया आपका पी डी एक्स अपॉन ए एक्स इंटू ई, इसे को इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा जीरो से एल के बीच में आपका आ जाएगा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ प्रिज्मेटिक बार, कंसीडर प्रिज्मेटिक बार दिया हुआ जिसका लेंथ एल है एंड क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड लगा हुआ है, देन द एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ बार ए बी इस क्या है, डेल्टा इजकल टू पी एक्स डी एक्स अपॉन ए एक्स ई एक्स को इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा पी एल अपॉन ए, तो फाइनली क्या आ गया, डेल्टा इजकल टू पी एल अपॉन ए, ये आ गया एक एक्सियल बार, एक्सियल डिफ्लेक्शन आ गया बार में। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन इस के लिए, ठीक है, आप घर में ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे फॉर बार्स ऑफ डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल्स, तो अलग अलग अगर क्रॉस सेक्शन का मटेरियल्स होगा तो आप सिमिलरली आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, सबका अलग अलग निकाल लिया फिर सबको जोड़ दिया, इससे सिंपल है। अब एक सर्कुलर टैपर्ड बार है, तो इस केस में भी क्या करेंगे, वही सेम हम लगाएंगे पी एक्स डी एक्स अपन ए एक्स ई एक्स और इसको इंटीग्रेट कर देंगे, बस यहीं पे जो एरिया है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सर्कुलर यूनिफॉर्मली टैपर्ड बार यहाँ पे कंसिडर किया गया है जिसका डायमीटर D1 है 1 इंच, दूसरे पे D2 है, लेंथ एल है, तो यहाँ पे वही सेम करेंगे, एक एक्स डिस्टेंस पे एलिमेंट लेंगे dx और आपका ये आ जाएगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन ऑफ फुल लेंथ क्या आएगा 4pl अपन पाई d1 d2 e, 4pl अपन पाई d1 d2 e आ जाएगा आपका सर्कुलर टैपर्ड बार का आपका इलांगेशन फोर्स लगाने पे। ठीक है, तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अगर वही रेक्टेंगुलर टैपर्ड बार दिया हुआ है कांस्टेंट थिकनेस, तो यहाँ भी सेम है, बस यहाँ पे क्या हो रहा है, डायमेंशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी डेल्टा इजकल टू पी एल लॉग एल बी टू अपन बी वन और बी टू माइनस बी वन इंटू टी, तो बी वन बी टू क्या हो गया, डायमेंशन हो गया आपका एक साइड से दूसरे साइड में। ठीक है, तो कहीं कुछ है नहीं सब में, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, डाउट होगा तो फिर पूछ भी सकते हैं। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है, एक्सियल इलोंगेशन ऑफ मेंबर ड्यू टू अप्लाइड लोड के कारण इज गिवन बिलो, ये क्या है प्रिज्मेटिक बार, डेल्टा इजकल टू पीएल अपन ए होगा,
अगर सर्कुलर टैपर्ड बार है तो क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 4 PL अपॉन पाई D1 D2 ई। और रेक्टेंगुलर टैपर्ड बार तो डेल्टा इज इक्वल टू PL ln PL इंटू ln B2 अपन B1 बटा B2 माइनस B1 इंटू T इंटू ई। कंपोजिट बार क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू PL अपॉन A1 E प्लस A1 E1 प्लस A2 E2, ठीक है। और अगर कैरी अलग अलग क्रॉस सेक्शन है तो यहाँ पे सबको जोड़ देंगे, PL1 बाई A1E1 प्लस PL2 A2E2, सुपरपोजिशन पे इसमें लगाना है, सिंपल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सियल इलोंगेशन ऑफ सेल्फ वेट के कारण क्या इलोंगेशन होता है, उसको देख लेते हैं। फॉर टेक फ्रीली सस्पेंडेड प्रिज्मेटिक बार, एक प्रिज्मेटिक बार हम लेंगे फ्रीली सस्पेंडेड जिसका लेंथ एल होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है, वेट ऑफ द बार डब्ल्यू है एंड यूनिट वेट गामा है, ठीक है। कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ एल, कंसीडर करते हैं एलिमेंट जिसका dx एट द डिस्टेंस x फ्रॉम फ्री एंड। यहाँ भी सिमिलरली है, ठीक है। यहाँ पे x डिस्टेंस पे क्या किया, dx एलिमेंट ले लिया और वेट निकाल लिया उस बार का, एलिमेंट dx के नीचे क्या होगा, तो गामा इंटू ए इंटू एक्स हुआ। गामा यहाँ पे क्या है आपका, डेंसिटी हो गया, मास डेंसिटी हो गया। इसको ए एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका वेट आ जाएगा, ठीक है। इलोंगेशन ऑफ एलिमेंटल इन लेंथ dx में कितना इलोंगेशन हुआ, तो जो लोड उठा रहा है इंटू उसका लंबाई अपॉन ए इंटू ई, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे जीरो सेल के बीच में, तो ये आ जाएगा आपका गामा एल स्क्वायर अपन 2 ई, गामा एल स्क्वायर अपन 2 ई आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोनिकल बार लेंगे हम, तो कोनिकल बार में सेम हम अगर करेंगे एक एलिमेंट लेके एक्स से, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका क्या, डिफ्लेक्शन का आ जाएगा गामा एल स्क्वायर अपन 6 ई। तो कोनिकल बार में याद रखिएगा गामा एल स्क्वायर अपन 6 ई आएगा, वहीं अगर स्ट्रेट बार है तो आएगा गामा एल स्क्वायर अपन 2 ई, ठीक है। और एक और क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर अगर गामा को हटाना चाहते हैं तो डब्ल्यू इजकल टू डेल्टा इजकल टू हो जाएगा आपका डब्ल्यू एल अपन 2 ए, ठीक है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर क्या है कि प्रिज्मेटिक बार के केस में डेल्टा इजकल टू गामा एल स्क्वायर अपन 2 ई, कॉनिकल बार के केस में डेल्टा इजकल टू गामा एल स्क्वायर अपन 6 ई, ठीक है। ये हो गया सेल्फ वेट के कारण जो इलोंगेशन होगा, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। अगर स्टैटिकली इनडिटरमिनेट एक्सियली लोडेड स्ट्रक्चर है, मतलब स्टैटिकली इनडिटरमिनेट एक्सियली लोडेड स्ट्रक्चर, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है, आप उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं स्टैटिकली, मतलब इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के। तो उस केस में है जब स्ट्रक्चर कैन नॉट बी एनालाइज्ड बाय द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एलोन, सिर्फ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिख के अगर स्ट्रक्चर को एनालाइज नहीं किया जा रहा है, देन दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट, उसको स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर बोल देंगे। Hence, extra equations are written. Hence, extra equations are written for such structures. तो इस structures के लिए क्या करना पड़ेगा, एक हमें दूसरा एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ स्लोप के टर्म में, रोटेशन के टर्म में एंड डिफ्लेक्शन के टर्म में। सच इक्वेशंस आर नोन एज कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये क्या स्ट्रक्चर है आपका, स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ फिक्स्ड एंड है, तो हम क्या करेंगे, दो इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, मतलब एक तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन और साथ में कंपैटिबिलिटी इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या, फोर्सेस इन द मेंबर ए बी एंड बी सी, इस मेंबर में और इस मेंबर में क्या होगा, कैन बी नोन ओनली व्हेन आर ए एंड आर सी आर नोन। कब पता होगा, जब हमको आर ए और रिएक्शन पता होगा दोनों का। तो एक तो इक्वेशन आ जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख के, जैसे कि समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 है, तो आर ए प्लस आर सी माइनस पी टू इक्वल टू 0, यहाँ पे पी टू लग रहा है फोर्स, ठीक है। तो आर ए प्लस आर सी माइनस पी टू इक्वल टू 0 आ गया, एक आ गया इक्विलिब्रियम इक्वेशन से। सपोर्ट्स आर अनयील्डिंग, जो कि सपोर्ट्स क्या है, अनयील्डिंग है, वो यील्ड नहीं कर रहा है, देन टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर, देन द टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ मेंबर जो टोटल चेंज होगा लेंथ मेंबर की लेंथ में, वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये अलाउ नहीं करेगा। तो हेंस बाय कंपैटिबिलिटी कंडीशन हम लिख सकते हैं आर ए एल टू अपॉन ए टू ई माइनस आर सी एल वन अपॉन ए वन ई इक्वल टू 0। तो मतलब दोनों का जो डिफॉर्मेशन होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। तो आर ए ऊपर में लिया गया है, तो आर ए मान लीजिए टेंसाइल फोर्स है, तो आर ए इंटू एल टू बाई ए टू मतलब इसको एलोंगेट करा रहा है, तो इसका एलोंगेशन जो है इसके कंप्रेशन के बराबर होना चाहिए बी टू के, तभी तो नेट चेंज 0 आएगा। नेट चेंज 0 आएगा तो नेट इसका मतलब ये अनयील्ड हो रहा है, सपोर्ट है वो यील्डिंग नहीं कर रहा, सपोर्ट मूव नहीं कर रहा,
तो नेट डिफॉर्मेशन 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, आर या आर सी निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसको सॉल्व कर सकते हैं, और उससे भी बेस्ट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो आप लोग परफॉर्म कर सकते हैं घर पे। ठीक है, उसी तरीके से टेम्परेचर और थर्मल और टेम्परेचर स्ट्रेसेस भी है, यहाँ भी वही करेंगे। एक प्रिज्मेटिक बार लेंगे जिसका डायमेंशन एल बी और डी होगा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अगर टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं टी डिग्री सेल्सियस से तो क्या होगा, जो आपका स्ट्रेन डेवलप होगा एप्सिलॉन टी इजकल टू अल्फा इंटू टी होगा डेल टी। ठीक है, so the free extension of bar in x y and z direction will be given as delta l is equal to l अल्फा डेल टी हो गया x डायरेक्शन में, डेल्टा b में क्या होगा b अल्फा डेल टी हो गया, डेल्टा डी हो गया डी अल्फा डेल टी। ठीक है, अगर यही जो बार जो है एक्सपैंड होने की फ्री है तो यहाँ पे कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा, फ्री मूव कर जाएगा। अगर कोई इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो आराम से मूव कर जाएगा। लेकिन वही कोई अगर रिस्ट्रेंट लगा हुआ है इसमें बिटवीन दिस फिक्स सपोर्ट, देयरफॉर थर्मल स्ट्रेचेस बी इंड्यूस्ड, तो वहां पे क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, यंग्स मॉडुलस है, अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टी राइज इन टेम्परेचर। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा विल डेवलप इन द बार ड्यू टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो मटेरियल है वो क्या होगा, इलोंगेट होना चाहेगा। अब इलोंगेट कैसे होगा, उसको तो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, तो जैसे ही आपका होगा यहाँ पे या फिक्स है मान लीजिए, ये बड़ा होना चाहेगा लेकिन यहाँ पे रोक के रखेगा तो चाहे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो नेट डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन डेल्टा ए भी क्या हो जाएगा, फ्री एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बार ड्यू टू स्ट्रेस इंड्यूस्ड। जो स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसके कारण से कंप्रेशन आप उसको ले लेंगे, और जो टेम्परेचर के कारण ये हो रहा है। ठीक है, तो ये आ गया डेल्टा ए बी इजकल टू एल अल्फा डेल टी, ये आ गया टेम्परेचर बढ़ने के कारण इसमें इलोंगेशन, माइनस अल्फा एल अपॉन ये आ गया जो कंप्रेसिव स्ट्रेस उस पर लगेगा उस रिस्ट्रिक्शन के कारण, उस सपोर्ट के कारण, इसके कारण से आ जाए कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, नेट 0 होना चाहिए, तो सिग्मा इजकल टू ई अल्फा डेल टी हो गया। ठीक है, वही अगर टेम्परेचर राइज करेगा तो सिमिलरली है, टेम्परेचर कम कम होगा तो वही होगा, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस मतलब टेंसाइल स्ट्रेस आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे जो आपका कम होने के कारण स्ट्रेन आ रहा है माइनस एल अल्फा डेल टी। ठीक है, और जो स्ट्रेन डेवलप होगा प्लस सिग्मा एल अपॉन ई, डेल्टा 0 होगा तो वहां भी सिमिलर आएगा, सिग्मा इजकल टू ई अल्फा डेल टी। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, वही एक तरह का क्वेश्चन है, टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार, अगर बार कंपोजिट है तो वहीं भी आपको चेक करना पड़ेगा, आपको क्या कि अल्फा दोनों का चेक करना पड़ेगा, किसका ज्यादा है किसका कम है। ठीक है, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय टी डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है और पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलली इसको कंबाइन किया गया है, तो जाहिर सी बात है एक जिसका अल्फा ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा, और अल्फा जिसका कम होगा वो कम एक्सपेंड करना चाहेगा, लेकिन दोनों को साथ में मूव करना है तो एक दूसरे पे कंप्रेसिव और टेंसाइल फोर्स लगाएगा। इफ टेम्परेचर इज एबव असेंबली इज इंक्रीज, मान लीजिए टेम्परेचर जो है बढ़ाते हैं बाय टी डिग्री सेल्सियस, देन फ्री एक्सटेंशन ऑफ बार, जो फ्री एक्सटेंशन ऑफ बार 1 है विल बी ग्रेटर, वो क्या होगा, ज्यादा होगा देन बार 2। यहाँ पे देख सकते हैं क्यों, क्योंकि अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा है, इसलिए जो पहला बार है उसका एक्सटेंशन ज्यादा हो जाएगा। नाउ एज बोथ बार्स आर रिजिडली कनेक्टेड, चूंकि दोनों ही बार क्या है, रिजिडली कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रिक्टली कनेक्टेड है फ्रॉम फेस टू फेस, सो दे इलोंगेट टू सेम अमाउंट, तो क्या होगा, सेम अमाउंट से इलोंगेट होगा। हेंस बार 2 विल बी इन टेंशन, तो बार 2 क्या हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा, नीचे वाला टेंशन वो चाहेगा कि खींच के बाहर की तरफ ले जाए, एंड बार 1 विल बी इन कंप्रेशन, बार 1 जो है कंप्रेशन में आएगा। लेट सिग्मा 1 विद कंप्रेसिव स्ट्रेस, मान लीजिए बार 1 में सिग्मा 1 कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हुआ और सिग्मा 2 क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस होगा बार 2 में। सिंस टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन द बार इज 0, क्योंकि टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग इन द बार क्या है, 0 है, therefore the total compressive force in bar 1 is equal to total tensile force in bar, दोनों का फोर्स बराबर होगा तो P1 is equal to P2 हो जाएगा, तो सिग्मा 1 A1 is equal to सिग्मा 2 A2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि A1 A2 क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार 1 एंड N2 है, तो फाइनल रिफ्लेक्शन ऑफ बार 1 is equal to फाइनल रिफ्लेक्शन ऑफ बार 2 हो जाएगा, रिफ्लेक्शन तो बराबर होगा। ठीक है, अब डेल्टा A1 is equal to डेल्टा A2 होगा, फ्री एक्सटेंशन ऑफ 1 प्लस कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू सिग्मा 1 is equal to free extension of 2
प्लस एक्सटेंशन ड्यू टू सिग्मा 2। ठीक है, तो पहला का देखेंगे पहले हम, तो एल अल्फा 1 T1, ये हो गया फ्री एक्सटेंशन ऑफ 1 ड्यू टू टेम्परेचर राइज। चूंकि इसमें कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन आएगा, तो माइनस सिग्मा 1 एल अपन ई। उसी तरीके से अगर दूसरे बार में देखेंगे हम, तो एक टेम्परेचर के कारण फ्री एक्सटेंशन होगा, वो क्या होगा, एल अल्फा 2, ठीक है, प्लस सिग्मा 2 एल अपन ई टी, जो इस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा। तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गया, सिग्मा 1 अपन ई 1 प्लस सिग्मा 2 ई 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ठीक, फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके 2 ये आ गया, और एक था आपका सिग्मा 1 ए 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 ए 2। दोनों को करके हम क्या कर सकते हैं, सब कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, डेल्टा निकाल सकते हैं, सिग्मा 1 सिग्मा 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, वही टेम्परेचर अगर लोअर करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा, बस उसका जो टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स लग रहा था एक दूसरे पे, वो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बार्स व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज बाय टी डिग्री सेल्सियस, सिमिलर है। आपका देखेंगे, चेक करना है हमको, अनयील्डिंग है, जो सपोर्ट है वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेंज नहीं हो रहा है मतलब नेट डिफॉर्मेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक में टेंसाइल आएगा, एक में कंप्रेसिव आएगा, वहां से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मोटा मोटी खत्म होता है चैप्टर। ठीक है, बाकी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नट्स एंड बोल्ट में स्ट्रेस वगैरह पूछता रहता है कि कंसिडर ए नट एंड बोल्ट असेंबली शोन इन द फिगर। यहाँ पे एक बोल्ट दिया हुआ है, ट्यूब है। ठीक है, ये नट लगा हुआ है, ड्यू टू टाइटनिंग ऑफ द नट, चूंकि नाइट जब टाइट करेंगे नट को, देयर विल बी टेंशन इन द बोल्ट। तो बोल्ट क्या होगा, खींचेगा अपने तरफ, मतलब बाहर की तरफ, तो बोल्ट में टेंशन आएगा एंड कंप्रेसिव आएगा, कंप्रेशन आएगा ट्यूब में। ठीक है, लेट पी विद द पिच ऑफ द थ्रेड, मान लीजिए थ्रेड का पिच क्या है, पी है, एंड क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ बोल्ट है। एक्सटेंशन ऑफ बोल्ट प्लस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू मूवमेंट ऑफ थ्रेड। नट कितना मूव करेगा, जितना बोल्ट एक्सटेंड करेगा, जितना ट्यूब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उतना ही करेगा। तो सिग्मा बी एल अपॉन ई बी प्लस सिग्मा टी अपॉन एल अपॉन ई, ये आपका एन पी। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका नट बोल्ट भी है, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस डाउट होगा तो फिर पूछिएगा। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर ये जो सेकेंड था, ये आपका खत्म होता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, गेट ईएस एसएससी जेई वगैरह हर एग्जाम का, तो ये सब आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं चैप्टर पढ़ के। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर सेकेंड, जो कि है सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कांस्टेंट। ठीक है, इस वीडियो में फिर इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स को समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।